हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो जो बच्चे 2026 में डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं, यह वीडियो उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यह वीडियो क्या, आगे जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर आएगी सभी डीएलएड के बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मैं करवाने वाला क्या हूं, तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, डीएलएड एग्जाम के लिए टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न करवाने वाला हूं। जब आप टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न कर लेते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन डीएलएड एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो डीएलएड एग्जाम का सिलेबस आधारित होता है 9th और 10th क्लास पर। जो आप 9th और 10th में पढ़ते हैं वही जो है डीएलएड एग्जाम में मोटा मोटी 90% पूछा जाता है 9th और 10th के सिलेबस के अनुसार ही। तो मैं क्या करने वाला हूं, 9th और 10th में जितने भी, यानी कि मैं बेसिकली यहां पे आपको तैयारी करवाऊंगा साइंस और सोशल स्टडीज का। तो जितने भी साइंस में चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न करवाऊंगा। तो आज मैंने उठाया है ज्योग्राफी चैप्टर से, आज मैं जो यहां पे आपको करवाऊंगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में भारत प्राकृतिक संसाधन। इसमें 6 चैप्टर आते हैं और ये 6 चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम इसके प्रश्न को करने वाले हैं। जब आप इतना कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं छूटेगा। तो क्योंकि मैं यहां पे 6 चैप्टर करवाऊंगा एक वीडियो में, क्योंकि टाइम कम है। आपका एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अभी से देखें तो 10 दिनों का ही टाइम बचा है आपके पास। तो आज करेंगे हम 6 चैप्टर और फिर हम अगले वीडियो में पूरा ज्योग्राफी खत्म कर देंगे 10th वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम यहां पे पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, संसाधन विकास और उपयोग। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, बुक में दिया होता है समरी। जैसे भी चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो आप देखे होंगे कि समरी दिया होता है। तो सबसे पहले हम छोटा सा समरी पढ़ेंगे पूरा चैप्टर का और फिर हम इसके प्रश्न को लगाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, मानव की परिसंपत्ति, बनने वाली सारी वस्तुएं तथा मानव स्वयं भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या है कि संसाधन क्या होता है, जो मानव की परिसंपत्ति बन जाए, जो मानव के लिए काम में आता है, उसी को संसाधन कहते हैं। और मानव भी स्वयं एक बड़ा संसाधन होता है। अब संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। यह किसने कहा था, अगर आपसे पूछा जाए तो यह जिम्मरमैन ने कहा था। यह किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं, तो यह जिम्मरमैन ने कहा था, याद रखिएगा। आगे देखिए, संसाधनों के वर्ग, संसाधन को बांटा जाता है प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव, भूमि, जल, वायु, वन, पशु, खनिज आदि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि जो हमें प्राकृतिक ने यानी कि पहले से दिया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और उसके बाद देखिए, भवन हो गया, सड़क हो गया, रेल हो गया आदि, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। मतलब जिसको मानव ने बनाया है उसको मानव निर्मित संसाधन कह देंगे। मानव स्वयं अपनी कार्य क्षमता, कुशलता, तकनीकी जानकारी आदि के कारण संसाधन है। मानव एक बहुत बड़ा संसाधन है। कैसे संसाधन है, मान लीजिए कि लकड़ी है, तो लकड़ी अभी अगर हम बेचने जाएंगे तो वो कम दाम में बिकेगा, लेकिन जब हम वही लकड़ी का फर्नीचर बना देता है मानव अपनी बुद्धि से, अपनी कुशलता से, अपनी तकनीकी से, तो वही लकड़ी जब टेबल में बदल जाता है तो उसका दाम सीधे फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ही कीमती में बिकने लगता है। इसलिए मानव बहुत ही बड़ा संसाधन है। प्रकृति की वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। संसाधनों का मूल्यांकन, उपयोग और संरक्षण योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक होता है। तो ये था, ओवरऑल मैंने पूरा समरी बता दिया चैप्टर का। अब चलिए इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, बस आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है?
पशु, वन, खनिज या नदियां? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन होता है खनिज होता है, सबसे कीमती संसाधन खनिज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? वन, नदियां, नगर या खनिज? जैसे देखिए वन हो गया, नदियां और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन नगर को तो मानव बनाता है ना, इसलिए हो जाएगा ये मानव निर्मित संसाधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित कहने का मतलब यानी कि किसका भंडार सीमित है, अगर खत्म हो जाए एक बार फिर से बनाना मुश्किल होता है। तो खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा या पानी? तो पानी, हवा, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, ये कभी खत्म होता है? नहीं होता है। तो किसका भंडार सीमित है? खनिज तेल का भंडार सीमित है। अगर ये एक बार खत्म हो जाता है तो इसको आसानी से हम बना नहीं सकते हैं जल्दी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल या मानव निर्मित बांध? तो दूषित जल, जो खराब जल होता है वो मछलियों के अस्तित्व को क्या कर सकता है? तो खतरे में डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से हम इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय कहने का मतलब अगर लौह अयस्क एक बार खत्म हो जाए तो इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? तो याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर सागर तट से पाए जाने वाले सभी संसाधन यानी कि किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो 200 किलोमीटर का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये वन लाइनर वाला क्वेश्चन जो होता है ना, खाली स्थान वाला, ये भी पढ़ लीजिए तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। पहला क्या है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है उसे क्या कहते हैं? संसाधन ना कहलाता है, तो यहां पे हो जाएगा संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है, डैश तभी संसाधन बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्योद्यम या यातायात के लिए किया जाए। यानी कि क्या? तो नदियां, यानी कि नदियां को हम तभी संसाधन बोलेंगे जब उसका उपयोग करेगा। अगर नदी है, अगर उसका कोई उपयोग नहीं किया तो हम उसको संसाधन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर नदी का उपयोग करने लगा तो उसको संसाधन बोलेंगे। यानी कि वही तो है, यानी कि इसलिए तो जिमरमैन ने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। ये नहीं कि संसाधन होता है। जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहा कितनों वर्ष से हमारे पास है, वो हमारा कोई काम का नहीं है, तो लोहा को संसाधन नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम लोहा का उपयोग करने लगेंगे, जब वो हमारे लिए लाभकारी होगा, तभी हम उसको संसाधन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह क्या है? तो मानव जो है कृषि के लिए, खेती के लिए किस संसाधन का उपयोग करता है? मिट्टी का करता है, भूमि का करता है, तो यहां पे हो जाएगा मिट्टी, भूमि। क्वेश्चन नंबर 4 है, पशुओं के लिए भूमि पर ही डैश मिलते हैं, अतः चारण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि पशुओं के लिए भूमि पर क्या मिलते हैं? घास के मैदान, जिसके लिए पशु जो आसानी से अपना भोजन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा घास का मैदान। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, यहाँ पे जो बुक के पीछे में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहता है, ये भी अगर आप पढ़ लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मानव सबसे बड़ा संसाधन है, क्यों मानव सबसे बड़ा संसाधन है? जल्दी से बताइएगा। वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग कर सकता है, इसलिए मानव सबसे बड़ा संसाधन है। राइट आंसर हो जाएगा, को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन कथन सही नहीं है? कथन कौन सा सही नहीं है? तो आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कौन सा कथन सही नहीं है।
को नंबर है प्रकृति की सभी वस्तुएं जो देखने में आती है संसाधन कहलाती है। हमको तो लगता है कि अही वाला गलत हो गया, अही वाला गलत हो गया। कैसे? यानी कि सभी वस्तु संसाधन नहीं होता है, जिसका मानव उपयोग करेगा वही संसाधन बन सकता है। यहां पे बोला है कि प्रकृति की जितने भी वस्तुएं जो हम देखते हैं सभी संसाधन है, गलत। यानी कि वैसा संसाधन को हम कहेंगे, वैसी वस्तु का संसाधन जो हमारे लिए लाभ करेगा उसी को संसाधन बोलेंगे। खो नंबर पढ़ लीजिए, संसाधन हुआ नहीं करते हैं बना करते। ये तो सही है, जिमरमैन ने कहा था। बाकी बात आप सब पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तीसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है। देख लीजिए, पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे या अवरक, कौन सा अजैविक संसाधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गो अवरक। ये क्या है? तो अजैविक संसाधन है। पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे में जीवन होता है लेकिन अवरक में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसको एक बार खत्म हो जाए तो फिर से उसे बना सकते हैं। खनिज, तेल, कोयला, वन या कोई नहीं तो वन हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि अगर मान लीजिए वन खत्म हो गया, फिर से हम पेड़ पौधा रोपेंगे, फिर से उग जाएगा वन, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन कोयला, खनिज तेल अगर ये एक बार खत्म हो जाता है ना तो इसको बनाने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए कोयला और खनिज तेल को कहते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इनमें कौन मानवकृत संसाधन? मानवकृत जिसको मानव ने बनाया। देखिए, सड़क, नदी, वन या खनिज, तो सड़क को ना मानव बनाता है तो सड़क हो जाएगा मानवकृत संसाधन। लेकिन नदी, वन, खनिज इसको मानव बनाया जी? नहीं बनाया, ये पहले से है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। छठा नंबर सवाल है, संसाधनों के नियोजन के लिए इनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संसाधन का नियोजन करना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जरा हमें यह बता दीजिए। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना, विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना। तो संसाधनों के नियोजन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इनमें से सभी प्रक्रिया अपनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा खो हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल देखिए क्या है, सागर तट से 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं जी। आठवां नंबर सवाल है, झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र यह किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो यह संचित भंडार संसाधन का उदाहरण है, याद रखिएगा। झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र संचित भंडार संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? इसमें किसका काम जो है संसाधन नहीं कहलाएगा? भिखमंगा, फिल्म एक्टर, स्कूल या कॉलेज का शिक्षक, धनोपार्जन में लगा चित्रकार। माने किसका काम को हम संसाधन नहीं कह सकते हैं? तो भिखमंगा, यानी कि जो भीख मांगने वाला होता है वो तो भीख मांग रहा है, अपना काम कर रहा है, हम उसको संसाधन नहीं बोलेंगे। 10वां नंबर सवाल है, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? जो एक बार खत्म हो जाए फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मछलियां, नदियां, वन्य जीव, तो ये सभी क्या कौन सा संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये सभी कभी खत्म ही नहीं होता है। अब चलिए, पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब जल्दी से हम दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भूमि और मृदा संसाधन। तो सबसे पहले हम इसका समरी देखेंगे, क्या लिखा है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर ही मिट्टी मिलता है जिसमें कृषि की जाती है। भूमि पर ही मानव यानी कि आवास मिलता है, गांव नगर बसते हैं, पशुपालन होता है और उद्योग धंधे चलते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहां पे बताते चलूंगा। पहाड़ी भूमि की अपेक्षा मैदानी भूमि का उपयोग अधिक होता है और अही मानव आवास यानी कि बसाव भी अधिक है। यानी कि जो पहाड़ी भूमि है उसके अपेक्षा मैदानी भूमि का उपयोग अधिक होता है, क्योंकि पहाड़ी भूमि पर ना घर बना के नहीं रह सकते हैं, मैदानी भूमि पर घर बना के रह सकते हैं। और मैदानी भूमि पर ही मानव का बसाव होता है, यहीं पे मानव घर बना के रहता है।
अगला पॉइंट है जलवायु की दशाएं भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। मैदानी भूमि मिलने पर भी अनुकूल जलवायु ना मिले तो कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं किए जा सकते हैं। यहां पे बोला है कि जलवायु की दशाएं भूमि उपयोग को भी प्रभावित करती है। मान लीजिए कि आपको बहुत ही अच्छा भूमि मिल गया, लेकिन आपको उचित अनुकूल जलवायु नहीं, यानी कि आपको अनुकूल जलवायु नहीं मिला, तो क्या आपका कृषि कार्य सुचारू रूप से चलेगा? तो नहीं चलेगा। जैसे आप लोग ऐसे मानिए कि मान लीजिए कि आप लोग जो है धान रोपने के लिए आपके पास अच्छा सा खेत है, लेकिन धान रोपने के लिए बारिशें नहीं हो रहा है, तो क्या धान रोपाएगा? कितना अच्छा खेत रहेगा, तो यानी कि जब बारिशें नहीं होगा तो धान नहीं है ना रोपाएगा। इसलिए यानी कि जलवायु की दशा भूमि उपयोग को भी प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है मिट्टी के कई वर्ग हैं जो उत्पत्ति और गुणों के आधार पर प्रस्तुत किए गए। मिट्टी के बहुत सारा भेद होता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी पूछा जाता है कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक किसका ज्यादा उत्पादन होता है? कपास की खेती होती है सबसे अधिक, याद रखिएगा। जैसे भूमि उपयोग का प्रारूप, भू आकृतिक स्वरूप, जलवायु, मिट्टी और मानव प्रयत्नों के अंतर संबंधों का परिमाण हुआ करता है। भारत की 1/4 भूमि बंजर है जो कृषि कार्य में नहीं आती है। कृषि कार्य में आधी भूमि ही आती है, शेष पर वन और चारागाह। देखिए भारत में 1/4 जो भूमि है ना, 1/4 भूमि बंजर है, माने 4 भाग में 1 भाग में बंजर है। जहां पे जैसे पूछा जा सकता है आपसे बंजर भूमि किसे कहते हैं, यानी कि जहां पे खेती नहीं किया जा सकता है उसको कहते हैं बंजर भूमि। तो भारत का 1/4 भूमि बंजर भूमि है जहां पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। वहां पे वन होता है, चरगाह होता है, यानी कि अपना गाय भैंस बकरी इनको सबको चराता है। अगला पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति वर्ष भूमि क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी भूमि का क्षरण होता है तथा उसका उचित उपयोग नहीं हो पाता है। बोला जा रहा है कि जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो भूमि क्षेत्र का ह्रास होता है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ा तो जो है भूमि पर लोग ज्यादा घर बनाएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है तो एक आदमी को रहने के लिए एक ही रूम का ना आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन जब आदमी बढ़ेगा, मान लीजिए कि 20 आदमी बढ़ गया तो 20 आदमी के लिए ज्यादा घर बनाना पड़ेगा ना, तो ज्यादा घर कहां बनेगा? वही जमीनमा में बनेगा। इसलिए बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति वर्ष भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि में कमी आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी भूमि का क्षरण हो जाता है। प्राकृतिक आपदा भी आता है जिससे उसका उचित उपयोग नहीं हो पाता है। भूमि संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए हमको ना भूमि संरक्षण की आवश्यकता है, भूमि का अच्छा से उपयोग करना चाहिए। देखिए मैंने जो अभी आपको बताया था सवाल, इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मैंने बताया था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी होता है और काली मिट्टी में सबसे अच्छा कौन सा फसल होता है? कपास की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। फटाफट याद करते चलिएगा क्योंकि आप सब ये जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे तो जल्दी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में ना जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ी मिट्टी होता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में भी जलोढ़ी मिट्टी मिलता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में चरगाह के अंतर्गत 2008 से 2009 में कितनी भूमि थी? माने चारागाह के लिए कितनी भूमि थी भारत में 2008 से लेकर 2009 तक में? तो 3.38% भूमि था। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो भूमि ह्रास के संरक्षण में कौन सा उपयुक्त हो सकता है? भूमि को जलमग्न बनाए रखना, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, यह सब नहीं। बाढ़ नियंत्रण करके, अगर हम बाढ़ को नियंत्रित कर लेंगे ना तो भूमि ह्रास को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? बताइएगा। माने भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर पर्वत है? तो भारत में पर्वत का अगर प्रतिशत की बात करें तो 30% पर्वत है भारत में। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके लिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेत प्रचलित है? देखिए सीढ़ी नुमा खेत क्या होता है, जहां पे पहाड़ी भूमि होती है वहां सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। तो किस राज्य में? उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेत प्रचलित है। ये वाला भी वन लाइनर क्वेश्चन भी कर लीजिए थोड़ा सा। क्या है? भूमि के डैश से मिट्टी संपदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो किससे? तो भूमि के कटाव और निम्नीकरण से मिट्टी संपदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण भारत के लावा क्षेत्र में डैश चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो दक्षिण भारत के लावा क्षेत्र में बेलसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस चट्टानों के टूटने से? तो बेलसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नदियों द्वारा लाए और जमा किए गए अवसादों में डैश मिट्टी बनती है। तो कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। नदी और के द्वारा जो लाया जाता है ना अवसाद, उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के झांसी और मिर्जापुर में डैश मिट्टी मिलती है। तो उत्तर प्रदेश के झांसी और मिर्जापुर में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है, याद रखिएगा। 5वां नंबर सवाल है, मिट्टी कटाव के 2 प्रमुख कारण है, कौन सा? हवा और पानी। हवा और पानी से मिट्टी का कटाव होता है। 6वां नंबर सवाल है, काली मिट्टी में मुख्यतः देश फसल उगाई जाती है। मैंने बताया था कपास की फसल उगाई जाती है। 7वां नंबर सवाल है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में डैश मिट्टी मिलती है। तो पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी मिलती है पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, बोला जाएगा अगर आपसे कि महाराष्ट्र में क्या है, तो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए बालुई मिट्टी कहाँ मिलती है, बालुई जो मिट्टी होती है, बालू वाली मिट्टी, वो कहाँ मिलती है? तो जो बालुई मिट्टी है ना, ये मिलती है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी मिट्टी कहाँ मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी मिट्टी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, तो पश्चिमी तट में मिलती है। पश्चिमी तट में मिलती है लेटेराइट मिट्टी, याद रखिएगा। अब देख लीजिए जो बुक के पीछे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, ये भी आप कर लीजिए। क्या है कि भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो 48.83% भूमि पर कृषि की जाती है। भारत में ना 48.83% भूमि पर कृषि की जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़े किया जाना, यानी कि खड़े करना चाहिए, तब हम भूमि ह्रास को रोक सकते हैं। जलमग्न भूमि का उद्धार करना चाहिए। पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए। तो इनमें सभी के द्वारा भूमि ह्रास को हम रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी बनती है। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? लोहे के ऑक्साइड किस मिट्टी में देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में देखने को मिलते हैं लोहा के ऑक्साइड मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके रोका जा सकता है, फसल चक्र अपनाकर रोका जा सकता है, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर भी रोका जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी के द्वारा भूमि और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उनमें भारत का हिस्सा कितना है? अगर हम पूरे विश्व में बात करें कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत के कितने प्रतिशत, पूरे विश्व के कितने प्रतिशत भूमि में भारत में कृषि किया जाता है? तो 11.9% भूमि में कृषि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में सबसे अच्छी किस्म की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 8वां नंबर सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी ये भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के किस भाग में पाया जाता है? भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाया जाता है। 9वां नंबर सवाल है, इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? मतलब लाल मिट्टी कहां पाया जाता है?
छोटा नागपुर का पठार में लाल मिट्टी देखने को मिलता है, छोटा नागपुर के पठार में। 10वां नंबर सवाल है, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है कृषि के लिए। मैंने बताया था सबसे अच्छा किस्म का मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी। 11वां नंबर सवाल है, इनमें कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? पौधों के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा माना जाता है? तो 11वां नंबर सवाल का हो जाएगा गो दोमट, अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी, ये पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। देखिए 12वां नंबर सवाल है, इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है? तो स्थानीय जलवायु, वनस्पतियां और जीव, पूर्ववर्ती चट्टानें, ये सभी जो है मृदा निर्माण में सहायक करते हैं। मृदा निर्माण माने मिट्टी के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए ये दूसरा चैप्टर भी कितना जल्दी खत्म हो गया। अब चलिए तीसरा चैप्टर। मैंने बताया ना, अगर आपको इसका पीडीएफ लेके बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है तो नीचे वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। अब देखिए तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। बहुत ही हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं समरी में क्या है। देखिए क्या है, जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों के अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन और परिवहन में किया जाता है। किसका? जल का। इसमें इसका उपयोग बिजली में भी किया जाता है और परिवहन में भी किया जाता है। जल दो प्रकार का होता है, एक होता है मीठा जल और एक होता है खारा जल। खारा माने नमकीन वाला जल। नदियों में प्रायः मीठा जल पाया जाता है और समुद्र में खारा जल पाया जाता है। अगला पॉइंट है, जल सतह पर उपलब्ध है और भूमि के अंदर भी। जल जो है सतह के ऊपर भी और भूमि के अंदर भी है। भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए कुआं आदि खोदना पड़ता है। जो भूमि के अंदर जल है उसको प्राप्त करने के लिए कुआं, मोटर पंप, ये सब को खोदना पड़ता है। चौथा नंबर पॉइंट है, हमारे देश में जल के प्रमुख स्रोत वर्षा, झरना, नदी, हिमनद, ये सब याद रख लिएगा। अगला है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में मुख्यतः सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है और जल विद्युत का भी उत्पादन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या मिला, तो सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई, जल विद्युत का उत्पादन भी किया गया। किसमें? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में। अगला पॉइंट है, मत्स्योद्यम का विकास देश के जलाशयों में किया जाता है, साथ ही तटीय भागों से सटे समुद्रों में भी किया जाता है। अगला पॉइंट है, जल संरक्षण के उपायों पर बल देना आवश्यक है। जल संग्रहण के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण हो, नदी द्रोणियों को जल संभरण का संभावित विकास किया जाना चाहिए। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा एक बार जब मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव वाला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, इसमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, जरा जल्दी से ये बता दीजिएगा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। राजस्थान की राजधानी कहां है अगर आपसे पूछे तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। दूसरा नंबर सवाल, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? चंबल, भाखड़ा, कोसी या हीराकुंड? तो कोसी नदी का उद्देश्य है क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण। कोसी नदी का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। अगर पूछा जाए बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तीसरा नंबर सवाल, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% जल महासागर में पाया जाता है। पूरे विश्व का 96.5% जल महासागर में पाया जाता है। और ये इतना जो पानी पाया जाता है ना, ये किसी को उपयोग के लिए नहीं है, इसको पी नहीं सकते हैं। पानी तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ये खराब पानी होता है जिसको पी नहीं सकते हैं। ये खारा पानी होता है और जो पी सकते हैं पानी वो मात्र 2% है। इसलिए बोला जाता है पानी को बचाइए, पानी को बचाइए। चौथा नंबर सवाल है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन स्थान रहा है? तो 133वां स्थान रहा है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का 133वां स्थान रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना
किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तमिलनाडु। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर हर घर में बनवाना ये तमिलनाडु में अनिवार्य कानून है, यानी कि तमिलनाडु में अनिवार्य रूप से यह कानून लगाया गया है कि वर्षा जल संग्रहण के लिए हर घर में ढांचों का होना अनिवार्य है। छठा नंबर सवाल है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? तो भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था। कब किया था भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू? तो 1986 में किया था। देख लीजिए, अगला है वन लाइनर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना देश पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहां से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा महानदी पर है। दूसरा नंबर सवाल, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम? इंदिरा गांधी नहर। संसार की सबसे लंबी नहर पूछे तो इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड परियोजना पूछे तो ये कहां है? तो ये महानदी पर है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई डैश मीटर है? तो भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है, याद रखिएगा। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। ये आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। चौथा नंबर सवाल है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो औद्योगिक कचरा। उद्योगों से जो कचरा निकलता है उसको जलों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। पांचवा सवाल है, देश से प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो जल विद्युत से। जल के विद्युत से प्रदूषण मुक्त वाला ऊर्जा प्राप्त होती है। छठा नंबर सवाल है, गंगानगर देश राज्य में। गंगानगर किस राज्य में है? तो गंगानगर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, जहाँ की प्यासी भूमि इंदिरा गांधी नहर के जल से तृप्त होती है। गंगानगर ये किस राज्य में है? राजस्थान में। जहाँ की प्यासी भूमि किस नहर के जल से तृप्त हो जाती है? तो इंदिरा गांधी के नहर से। सातवां नंबर सवाल है, दक्षिण भारत में नहरों द्वारा सिंचाई नदियों के डैश भाग में की जाती है? तो दक्षिण भारत में नहरों द्वारा सिंचाई नदियों के किस भाग से की जाती है? तो डेल्टाई भाग से की जाती है, याद रखिएगा। आठवां नंबर सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना डैश नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये कृष्णा नदी पर है। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अगर पूछा जाए गांधी सागर ये किस नदी पर है? सतलज महानदी या चंबल या कृष्णा नदी? तो गांधी सागर ये चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कहाँ है? तो सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना अभी मैंने बताया था ये महानदी पर है। अब देख लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक के पीछे वाला है। पहला सवाल है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना है? तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल 2.5% है और 96.5% खराबी पानी है, खारा जल है। दूसरा नंबर सवाल है, जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है? देख लीजिए कि जल प्रदूषण को अगर हमें रोकना है तो कौन सा उपाय कारगर साबित नहीं है? को नंबर ऑप्शन है, कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशयों में ना गिराया जाए, इससे तो हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये वाला सही है। बोला गया कि कौन कारगर नहीं है? ऑप्शन खो है, कूड़ा करबट तथा मल आदि नदियों में ना गिराए। अगर ना गिराएंगे तो जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। गो नंबर है, तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। गलत है। तालाबों में कभी भी कीटनाशक वाली दवाइयां नहीं छिड़कनी चाहिए, क्योंकि उससे जल प्रदूषण होता है। उस तालाब में जो मछलियां होती है तो यानी कि जो जलीय जीव होता है वो सभी का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। तो इसलिए कारगर नीति नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, ख हो जाएगा। घ नंबर, सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा नंबर सवाल है, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है ये बताइएगा। तो वहां करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है, इसलिए। यानी कि केरल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि वहां पे सालों भर वर्षा होती रहती है, इसलिए वहां पे कभी भी ना जो है क्या नहीं पड़ती है, तो यानी कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा नंबर सवाल है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है कहाँ? तो सबसे अधिक उत्तर भारत में किया जाता है। भारत में भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक उत्तर भारत में। पांचवा सवाल, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? बताइएगा। तो भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है भाखड़ा नागल बांध? सतलज नदी पर है। छठा
नंबर सवाल है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो संसार में सबसे लंबा बांध ये महानदी पर है। किस नदी पर है जी? संसार में सबसे लंबा बांध महानदी पर जो है, जिसे कहते हैं हीराकुंड बांध कहते हैं। 7वां नंबर सवाल है, किस नदी घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिलती है? किस नदी घाटी परियोजना से? तो चंबल घाटी परियोजना से। 8वां नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में। 9वां नंबर सवाल है, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है भूमिगत जल। भूमिगत जल भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। 10वां नंबर सवाल है, भारत के किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है? तो भारत में ना किस में? तो पश्चिम बंगाल में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है। भारत में पश्चिम बंगाल में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है। 11वां नंबर सवाल है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है किस नदी का जल? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जल। 12वां नंबर सवाल है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? तो सोन नदी ये बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है। किस भाग में बहती है? दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है। तो हमारा तीसरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब चलिए आइए पढ़ते हैं चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ डीएलएड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको सरकारी कॉलेज दिलवा सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए चौथा चैप्टर को स्टार्ट करते। बस आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है भाई। चौथा चैप्टर है वन्य और वन्य प्राणी संसाधन पढ़ना है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए अगर हम समरी की देखते हैं पहले, वन एक अनुपम संसाधन है जिसका उपयोग युगों से होता आ रहा है। वन क्या है? एक संसाधन है जिसका उपयोग युगों से होते आ रहा है, कई वर्षों से होते आ रहा है। वन एक राष्ट्रीय संपदा है। वन हमारा है, आपका है नहीं, राष्ट्र का वन है, जिसे ना सिर्फ लकड़ी और असंख्य वन्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, बल्कि राष्ट्र को राजस्व भी मिलता है। यह वन्य प्राणियों का शरण स्थल तथा कितने ही औद्योगिक का पोषक है। यानी कि वन न सिर्फ हमको केवल लकड़ी देता है, बल्कि असंख्य पदार्थ देता है, यानी कि राष्ट्र के लिए ये राजस्व भी देता है, और वन्य प्राणियों का शरण स्थली भी है। जंगली जानवर सभी वने में रहता है। अगला है धरातलीय स्वरूप। जलवायु और मिट्टी के आधार पर वनों के प्रकार होते हैं, जैसे चीर रहित वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, कटीले वन, डेल्टाई वन, ये सभी वन के प्रकार है, और इन सभी वन की अपनी अपनी विशेषता होती है। भारत में वनों का वितरण असमान है। वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं। भारत में वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं। कुछ लोग इतने एकदम क्या बोले होते, नालायक होते हैं, जो कि वन को काट देते हैं। उनको पता नहीं है कि वन उसके लिए जीवन है, लेकिन वनों को काट देते हैं। कौन काटते हैं? मूर्ख लोग, जिनको ज्ञान नहीं होता है वनों के बारे में, वो लोग वन को काट देते हैं। इसलिए वनों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम एक पौधा को काटते हैं तो एक के बदले हमें कम से कम 10 पौधा को लगाना चाहिए। और वन को काटना भी कब चाहिए? जब हमारे पास ऐसी स्थिति आ जाए, तभी हमें वन को काटना चाहिए। लेकिन सरकार भी लगातार वनों को काटते आ रही है। अगर हम हमारे गाँव में ना, यानी कि पूरा जितना भी वृक्ष था सबको काट के एकदम सरकार गिरा दिया है। तो वनों को नहीं काटना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। वन ह्रास से कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। वन प्राणियों की संख्या है और जातियों भी घटती आ रही है। वन ह्रास से कई समस्या उत्पन्न होती है। वन्य प्राणियों की संख्या और जातियां भी घटती जा रही, जैसे जैसे यानी कि जंगल से, यानी कि जंगल कट रहा है, जितने भी जंगल में रहने वाले जंगली जानवर होते हैं सब भाग जाते बेचारा, उनको रहने का स्थान नहीं मिलता है। यानी कि कई जानवर तो भूखे प्यासे से मर भी जाते हैं। अगला पॉइंट है वनों का और अन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखिए, प्रश्न लगाते हैं। निम्नांकित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश से दुर्लभ है? क्या है? निम्नांकित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? तो बाघ और सिंह। बाघ और सिंह ये अन्य देशों में दुर्लभ से मिलता है। दूसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो रहा है? चीता।
चीता ना हमारे देश में लुप्त होते जा रहा है। तीसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? गोंडा, बारहसिंगा, हिरन या भेड़िया? तो देखिए, हिरन तो शाकाहारी होता है, लेकिन भेड़िया ये शाकाहारी नहीं होता है। बताइएगा सही है कि शाकाहारी कौन नहीं होता है? तो शाकाहारी ना भेड़िया नहीं होता है, भेड़िया ये मांसाहारी होता है जी। भेड़िया क्या होता है? तो भेड़िया होता है मांसाहारी। 3 का हो जाएगा, गो हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? देवदार, लैसलॉक, सागवन या बलूत? तो बलूत तो सॉरी सागवन। सागवन के पेड़ की लकड़ी ना ये बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही कड़ा होती है। किसकी लकड़ी? तो सागवन की लकड़ी। पांचवा नंबर सवाल है, इनमें कौन वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? कौन है जो वन प्राणियों के लिए हानि नहीं पहुंचाता है? व्यापार की वृद्धि ही तो पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है। मान लीजिए व्यापार का वृद्धि होगा तो वन प्राणी को हानि होगा, नहीं होगा। लेकिन कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि विनाश का कारण नहीं बनता है। कृषि क्षेत्र में अगर अत्यधिक वृद्धि होगा तो वन और वन प्राणियों का विनाश होगा। जब कृषि क्षेत्र बढ़ेगा तो जंगल को काट देगा, तो इससे तो विनाश बढ़ेगा। खो नंबर पढ़ लीजिए, बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, ये भी करेगा। पशुचारण और लकड़ी कटेगा तो वन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यापार में वृद्धि होगा तो वन को इससे कोई लेना देना नहीं है, वन पर कोई हानि नहीं होती है। छठा नंबर सवाल है, 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था ये बताइएगा। तो छो का हो जाएगा को 19.27% था। सातवां नंबर सवाल है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के ना 33.3% भूमि पर वन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में वन्य आच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में वन्य आच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो 8 का हो जाएगा गो, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। 9वां नंबर सवाल है, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, वनों को ना 3 वर्गों में बांटा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध है, ये वाला नोट कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है डीएलएड एग्जाम के लिए। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से है। याद रखिएगा। 11वां नंबर सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। 12वां नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोर। मोर नहीं तो मयूर रहता है कहीं कहीं, मयूर। 13वां नंबर सवाल है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र, तो ये ओडिशा में स्थापित किया गया। किस वर्ग की विलुप्ति प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक हो रही है? सबसे अधिक विलुप्त किस वर्ग का हो रहा है? वनस्पति, पक्षी, मछलियां या सरीसृप? तो वनस्पति का जो है विलुप्त हो रहा है ज्यादा। जितने भी पेड़ पौधा जल्दी जल्दी कटते जा रहा है, सब लोग काटते जा रहा है, लेकिन नहीं काटना चाहिए, समझ लीजिए। 15वां नंबर सवाल है, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट में। पश्चिमी तट सॉरी यहां पे क्या पूछा था? मैंग्रोव वन का विस्तार कहां है? तो सुंदरबन में है मैंग्रोव वन का विस्तार। 16वां नंबर सवाल है, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध अपने देश भारत से है जी। 17वां नंबर है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों को बचाने के लिए चिपक जाते थे, महिलाएं। देख लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। हिमालय क्षेत्र में डैश प्रकार के वन अधिक मिलते हैं? किस प्रकार के वन? तो सदाबहार वन अधिक मिलते हैं। भारत में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 528 अभ्यारण्य है। भारत में अभ्यारण्यों की संख्या 528 है। भारत का राष्ट्रीय पशु मोर होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह होता है। कौन होता है? सिंह होता है। भारत का डैश प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का 21.23% भाग वनों से ढका है। कितना प्रतिशत? 21.23% भाग वनों से ढका है। उसके बाद है 6वां नंबर सवाल, राजस्थान का डैश पक्षी बिहार भारत में सबसे बड़ा है? राजस्थान का कौन सा पक्षी बिहार भारत में सबसे बड़ा है? तो 6 का हो जाएगा घाना पक्षी। 7वां नंबर सवाल है,
कान्हा अभ्यारण्य देश में है और काजीरंगा देश में है। तो याद रखिएगा, कान्हा अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में एमपी में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में। कहाँ है? असम में। याद रखिएगा, कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में और काजीरंगा असम में है। अब चल लीजिए और हम क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी चैप्टर से। पहला सवाल है, इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है? इमारती लकड़ी, लौह, तांबा या बांस। कौन वन्य प्राणी यानी कि कौन वन्य पदार्थ नहीं, यानी कि वन से कौन सा नहीं मिलता है? तो तांबा। तांबा वन से मिलेगा जी? तांबा बताइएगा, वन से मिलता है? नहीं ना मिलता है, तांबा तो धातु है ना। दूसरा नंबर सवाल है, महोगनी किस वन की उपज है? महोगनी जो है ये किस वन की उपज है? तो याद रखिएगा, महोगनी ये चीर रहित वन की उपज है। तीसरा नंबर सवाल है, इनमें वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र की बात करें तो कश्मीर से कुमाऊं तक का क्षेत्र ये वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। चौथा नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? तो असम में। पांचवा नंबर सवाल है, इनमें उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है? बताइएगा, उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है? तो 5 का हो जाएगा को कार्बेट, ये उत्तराखंड का अभ्यारण्य है। छठा है, गिर कहाँ है? तो गिर ये कहाँ है जल्दी बताइएगा। देखिए मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक दूं तो यहाँ पे पूछा था गिर कहाँ है, तो देखिए गिर पूछा है ना, गौ से गिर, गौ से गुजरात, तो ये गिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। सातवां नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? तो सबसे अधिक सुरक्षित वन मिलते हैं भारत में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सुरक्षित वन मिलते हैं। आठवां नंबर सवाल है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? वनों से भूमि कटाव रुकता है, ये तो सही है। खो नंबर है, वनों से पशुओं के लिए पर्याप्त चारा प्राप्त होता है, ये भी सही है। गौ नंबर है, उष्ण जलवायु मिलने के कारण वनों से तापमान में कमी आती है, ये भी सही है। वनों की उपस्थिति से नदियां में बाढ़ आती है, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा गो। बोला था कौन गलत, कौन सही नहीं, तो गो नंबर सही नहीं है। 9वां नंबर है, इनमें कौन वन्य जीव नहीं है? वन्य जीव माने वन का जीव कौन नहीं है? बताइएगा। भेड़िया, भालू, हाथी, गाय। तो गाय ये तो पालतू जानवर है ना, इसको पाला जाता है, घर में पाला जाता है गाय माता को। 10वां नंबर सवाल है, नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो नदियों के डेल्टा भाग में अगर आपसे पूछा जाए तो मिलते हैं किस प्रकार के वन? ज्वारीय मैंग्रोव वन मिलते हैं नदियों के डेल्टा भाग में। 11वां नंबर सवाल है, देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगा करते हैं? तो देवदार के पेड़ ये उगा करते हैं पर्वतीय वन में। किस वन में? पर्वतीय वन में। 12वां नंबर सवाल है, नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? तो नारियल हो गया, काजू हो गया, रबर हो गया, इस सब के पेड़ मिलते हैं मालाबार तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक मिलते हैं। तो ये चौथा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो लास्ट 2 चैप्टर बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खनिज चैप्टर, खनिज संसाधन, ये 5वां चैप्टर है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर। तो खनिज संसाधन होता क्या है? खनिज यानी कि जो पृथ्वी के धरती के नीचे पाया जाता है धातु वाला पदार्थ, उसी को खनिज कहते हैं। तो धरती खोदकर निकाले गए धात्विक तथा अधात्विक पदार्थ खनिज संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे लोहा, सोना, कोयला, अभ्रक आदि, ये सभी खनिज संसाधन है। और खनिज संसाधन कैसा होता है? अनवीकरणीय संसाधन, इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। भारत के प्रमुख खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, अभ्रक, चूना पत्थर, सोना आदि, ये सभी भारत के प्रमुख खनिज का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, खनिज के विविध उपयोग हैं। कुछ खनिज उद्योगों के कच्चे माल है तो कुछ ऊर्जा के साधन है, यानी कि खनिज कुछ उद्योगों का कच्चा माल है और खनिज से ऊर्जा भी मिलता है। अगला है, भारत कुछ खनिजों का निर्यात व्यापार करता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, इसका भारत जो इसका निर्यात भी करता है। अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में बताइएगा कि भारत सुसंपन्न है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत लोहा खनिज में सुसंपन्न है। दूसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? बताइएगा, लौह अयस्क कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट या लाइमोनाइट? तो याद रखिएगा, लो अयस्को नहीं, तो एंथ्रेसाइट ये लो अयस्क नहीं है। लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सभी लो अयस्क है, लेकिन एंथ्रासाइट ये लो अयस्क नहीं है। एंथ्रासाइट ये कोयला होता है, सबसे अच्छा वाला कोयला होता है एंथ्रासाइट। तीसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम? लोहे का निर्यात कौन नहीं करता है? तो याद रखिएगा, मुंबई लोहा का निर्यात नहीं करता है।
चौथा नंबर सवाल है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। पांचवा नंबर सवाल है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का घाटशिला क्या है? झारखंड का घाटशिला ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छठा नंबर सवाल है, किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा घो हो जाएगा, इनमें से किसी में भी नहीं। अब चलिए इसका वन लाइनर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला वाला वन लाइनर है, डैश से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है? तो बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। अवरक डैश उद्योग में काम आता है? तो अवरक ये विद्युत उद्योग में काम आता है। डैश में अवरक का सबसे ज्यादा भंडार है? कहां? तो आंध्र प्रदेश में अवरक का सबसे ज्यादा भंडार है। राजस्थान के अबरल जिले में डैश खनिज मिलता है? तो राजस्थान के अबरल जिले में लोहा वाला खनिज मिलता है। पांचवा है, डैश पहाड़ी से भद्रावती कारखाने का लोहा मिलता है? किस पहाड़ी से? तो बाबा बुदन पहाड़ी से भद्रावती कारखाने को लोहा मिलता है। छठा है, महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन डैश राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। सातवां है, डैश राज्य का अबरक बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है? किस राज्य का अबरक बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड राज्य का अबरक। आठवां नंबर सवाल है, हेमाटाइट और डैश उच्च कोटि के लौह अयस्क है? तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट उच्च कोटि के लौह अयस्क होते हैं। नौवां है, डैश से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से जापान को लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। अब चलिए यहां पे बुक वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला सवाल है, इनमें सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा होता है? लोहा, मैग्नीज, हीरा या सोना? सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा। तो सबसे कठोर खनिज होता है हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ होता है संसार का। दूसरा नंबर सवाल है, पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता होती है? तो सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। तीसरा नंबर है, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिजों में सबसे अधिक घनी है? कौन सा क्षेत्र खनिजों में सबसे अधिक घनी? तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र घनी है सबसे अधिक। चौथा नंबर सवाल है, भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? जरा जल्दी से ये बताइएगा। 8 लाख लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं। पांचवा नंबर सवाल है, किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण मिलता है? किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण मिलता है? मैग्नेटाइट लोहे में। छठा नंबर सवाल है, क्या है कि काला हांडी खनिज क्षेत्र किस राज्य में विद्वान है? तो काला हांडी खनिज क्षेत्र ये उड़ीसा राज्य में विद्वान है, काला हांडी खनिज क्षेत्र। सातवां नंबर सवाल है, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन है? तो कोयला अधात्विक खनिज होता है, यानी कि अधातु वाला खनिज। लोहा, तांबा, बॉक्साइड ये सभी धात्विक खनिज होता है। इनमें कौन लौह खनिज है? बताइएगा। अलौह खनिज। इनमें कौन अलौह खनिज है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो घो हो जाएगा। इनमें सभी अलौह खनिज होता है। तांबा, जस्ता, सीसा ये सभी बिना लोहा वाला खनिज होता है। 9वां नंबर सवाल है, इनमें कौन लौह क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में है? लौह क्षेत्र भारत के पश्चिमी राज्य भाग में कौन सा है? तो गोवा लौह क्षेत्र ये भारत के पश्चिमी भाग में है। 10वां नंबर सवाल है, इनमें कौन सा कथन सही है? बताइएगा, सही कथन वाला चयन कीजिएगा। तो विश्व में मैग्नीज का 5वां बड़ा भंडार भारत में है, यही वाला सही है कि विश्व में मैग्नीज का 5वां बड़ा भंडार भारत है। 11वां नंबर सवाल है, किस क्षेत्र का अबरक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? अबरक जो है ना ये माना जाता है झारखंड का अबरक सबसे अच्छा माना जाता है, और कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य भी झारखंड है। 12वां नंबर सवाल है, घाटशिला का तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? तो घाटशिला का तांबा क्षेत्र ये है किस राज्य में है? तो झारखंड में है। 13वां नंबर सवाल है, क्या है? 13वां नंबर सवाल है, रानीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में? बताइएगा, रानीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में
है? तो यह है पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज का कोयला क्षेत्र। 14वां नंबर सवाल है, बगरू पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? तो बगरू पहाड़ी क्षेत्र से कौन सा खनिज क्षेत्र प्राप्त होता है? तो 14 का हो जाएगा हो जाएगा बॉक्साइड, और बॉक्साइड से एल्युमिनियम मिलता है। 15वां नंबर सवाल है, गुजरात का कैरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात का कैरा क्षेत्र ये बॉक्साइड खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए आज के वीडियो का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, ऊर्जा या शक्ति संसाधन। तो ऊर्जा या शक्ति संसाधन, ऊर्जा क्या एक संसाधन है, इससे भी हमें ऊर्जा यानी कि इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, संसाधन से मिलती है ना। ऊर्जा की खपत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें ऊर्जा का क्या करना चाहिए? तो संरक्षण करना चाहिए, ऊर्जा को बचाना चाहिए। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग ये वाला समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे करवा देता हूं। पहला सवाल है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? बताइएगा, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? घरेलू कामों में, व्यापारिक कामों में, उद्योगों में या कृषि कार्यों में? सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है भारत में किस में होती है? अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है उद्योगों में। उद्योगों में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होती है। दूसरा नंबर सवाल है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन 2010 में कितना रहा है? तो 2010 में भारत में खनिज तेल का उत्पादन 3,35 लाख टन रहा है। तीसरा नंबर सवाल है, पेट्रोलियम किन चट्टानों से मिलता है? तो रूपांतरित चट्टानों से पेट्रोलियम मिलता है। चौथा नंबर सवाल है, इनमें कहां प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। पांचवा नंबर सवाल, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला है। छठा नंबर सवाल है, इनमें कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो बालू के रूप में थोरियम मिलता है। चलिए देख लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लीजिए। खनिज तेल में कोयले की अपेक्षा डैश ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति होती है? तो खनिज तेल में कोयले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करने की क्या होती है? तो शक्ति होती है। अगला है, डैश और थोरियम परमाणु खनिज है। तो यूरेनियम और थोरियम ये परमाणु खनिज होता है। तीसरा नंबर है, आणविक शक्ति केंद्र रावत भाटा डैश राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में है। चौथा नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध आणविक शक्ति केंद्र है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध आणविक शक्ति केंद्र कौन सा है? तो नरोरा शक्ति केंद्र है। पांचवा नंबर सवाल है, भारत का अधिकतर कोयला डैश किस्म का है? तो बिटुमिनस कोयला भारत का अधिकतम यानी कि अधिकतर कोयला भारत में बिटुमिनस प्रकार का है। सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, और सबसे खराब होता है पीट कोयला, और मध्यम किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस, जो कि अपने भारत में मिलता है। छठा नंबर सवाल है, रानीगंज क्षेत्र डैश राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। और क्या है, ललमटिया क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में है। सातवां नंबर है, कोयली तेल शोधक कारखाना डैश क्षेत्र से कच्चा तेल प्राप्त करता है? किससे? तो खंबात के बेसिन से, यानी कि जिसे कहते हैं अंकलेश्वर से कच्चा तेल प्राप्त करता है। आठवां नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन डैश से प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? बॉम्बे हाई से प्राप्त होता है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं। क्या है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइएगा। कोयला, पेट्रोलियम खनिज, परमाणु खनिज। तो पवन ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत जो परंपरा से चलते आ रहा है उसे कहते हैं परंपरागत, यानी कि जो खत्म हो जाए तो उसको बना नहीं सकते हैं। तो पवन इसको तो बना सकते तुरंत में, तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दूसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन आणविक शक्ति का केंद्र है? बताइएगा, आणविक शक्ति का केंद्र कौन है? तो नरोरा ये आणविक शक्ति का केंद्र है। तीसरा नंबर सवाल है, कलपकबम किस राज्य में स्थित है? तो कलपकबम ये तमिलनाडु में है, कलपकबम। चौथा नंबर सवाल है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र ये मिलता है असम में मिलता है, डिगबोई तेल क्षेत्र। पांचवा नंबर सवाल है, बॉम्बे हाई क्या है? तो बॉम्बे हाई खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। छठा नंबर सवाल है, इनमें कौन गुजरात का
तेल उत्पादन केंद्र है? तो गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र कौन सा है? अंकलेश्वर है। 7वां नंबर सवाल है, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो भारत में जल विद्युत का विकास ये सबसे पहले हुआ था किस क्षेत्र में? दक्षिण भारत में हुआ था। 8वां नंबर सवाल है, खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त होती है? तो याद रखिएगा, नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना चाहिए। खनिज के संरक्षण के लिए, बर्बादी से बचने के लिए खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना चाहिए, विरल या कम पर्याप्त खनिजों के विकल्पों की खोज करना चाहिए। तो इनमें से सभी। 9वां नंबर सवाल है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? 9वां नंबर का हो जाएगा ख, मुंबई के उत्तर में है तारापुर परमाणु केंद्र। 10वां नंबर सवाल है, पाईकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? पाईकारा, तो 10 का हो जाएगा को, तमिलनाडु में है। 11वां नंबर सवाल है, यूरेनियम और थोरियम का क्या महत्व है? तो यूरेनियम और थोरियम ये परमाणु खनिज होता है। 12वां नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो कहाँ लगाया गया सौर ऊर्जा का? राजस्थान में लगाया गया, और सबसे अधिक संभावना राजस्थान में ही मिलती है। सॉरी याद रखिएगा, गुजरात में सबसे बड़ा संयंत्र पूछा गया है ना, तो गुजरात में। तो 12 का हो जाएगा गुजरात में मिलता है। तो ये थे 6 चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक जो मैंने आपको करवा दिया है। अगर और भी आपको इसी तरीके के टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न पढ़ना है डीएलएड एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि और भी मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।